नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे खान पान को लेकर। जब कभी हेल्दी खाने की बात आती है तो फल और सब्जियों को खास महत्व दिया जाता है। विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियां हेल्थ चार्ट में सबसे ऊपर रहती हैं। ये गौर फरमाने वाली बात यह है कि जब ये सब्जियां इतनी हेल्दी होती हैं तो इन्हें मानसून के सीजन में क्यों नहीं खाना चाहिए। दरअसल कुछ कारणों से ये आपको मानसून सीजन में फायदे की जगह नुकसान पहुंचाती है। मानसून के सीजन में वातावरण में नमी रहती है। ऐसा वातावरण जर्म्स को पनपने में मदद करता है। इसके साथ ही इस मौसम में कई बार या तो धूप नहीं निकलती या धूप कड़ी नहीं होती। इस स्थिति में पत्तों के ऊपर आम दिनों में जो कीटाणु होते हैं जो कड़ी धूप में मर जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, वह इस समय ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कई बार पत्तों में कीड़े लगे होने का पता चल जाता है, लेकिन कई बार ये छोटे होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते। कुछ पत्तों में तो छेद भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वह दूषित होते हैं। ऐसे कीटाणुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये आपके शरीर को भरपूर हानि पहुंचा सकते हैं। इन कारणों के बावजूद अगर आप इस मौसम में पत्तेदार सब्जियां खा ही रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सब्जियों को हल्के गुनगुने पानी में धो लें। पानी में नमक डालकर कुछ देर पत्ते सोख करके रख दें। इस पानी में सिरके की कुछ बूंदें डाल सकते हैं। कोशिश करें सब्जियों को अच्छी तरह पकाकर ही इस्तेमाल में लाएं। इस मौसम में कहीं बाहर खाना खाने जाएं तो हरी पत्तेदार सब्जियों की कोई रेसिपी ऑर्डर ना करें। ये आपके पेट को खराब कर सकती है और इन्फेक्शन भी पैदा कर सकती है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए अब तक वैक्सीन की 67 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान शुरू होने के 7 महीने के बाद अब तक आधी वयस्क आबादी को ही पहली डोज लग पाई है। टीकाकरण को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य फिसड़ी साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सिक्किम, दादरा और नगर हवेली और हिमाचल प्रदेश में सभी वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल गई है। इसके अलावा त्रिपुरा, लद्दाख और लक्षद्वीप और मिजोरम में 85% से ज्यादा आबादी को पहली डोज मिल चुकी है। सिक्किम में 36% पात्र आबादी को दूसरी डोज दी गई है। दादरा नगर हवेली में ये 18% और हिमाचल प्रदेश में ये 32% है। केंद्र सरकार ने बताया है कि भारत की आधी से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल गई है और 16% को दोनों डोज मिल चुकी हैं। अब तक भारत की 16% वयस्क आबादी का ही पूर्ण टीकाकरण हुआ है, जिसका मतलब है कि उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज मिल गई है, जबकि 54% वयस्क आबादी को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पश्चिम बंगाल समेत देश भर में अगले कुछ दिनों में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा या नवरात्र महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में देवी की प्रतिमा के साथ मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की प्रतिमा स्थापित करने की योजना को लेकर बवाल मच गया है। गुस्साई भाजपा ने इसे हिंदुओं की भावनाओं का अपमान बताया है। ख्यात मूर्तिकार मिंटू पाल ने कुमारटुली स्थित अपने स्टूडियो में फाइबर ग्लास की प्रतिमा बनाई है। इसमें टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की पसंदीदा सफेद रंग की साड़ी और उनके ट्रेडमार्क स्लीपर चप्पल में उनकी देवी रूपी प्रतिमा बनाई गई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कोरोना वायरस महामारी के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिले दिशा निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी व्यक्त की है और शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 11 सितंबर तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट पेश करें। न्यायाधीश एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इस संबंध में काफी पहले आदेश जारी किया था। हम पहले ही एक बार इसकी अवधि बढ़ा चुके हैं। इस हिसाब से तो जब तक आप दिशा निर्देश तैयार कर पाएंगे तब तक कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर भी आ जाएगी। वहीं केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया है कि सब कुछ विचाराधीन है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना पर सवाल खड़े किए हैं। शुक्रवार को हुए प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जो घाटे में चल रही थी, लेकिन मोदी सरकार की नीति इसके बिल्कुल विपरीत है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संपत्तियों पर एकाधिकार नहीं समझा और मानक तय करके ही मुद्रीकरण किया गया। कांग्रेस ने कभी भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संपत्ति का मुद्रीकरण नहीं किया। चिदंबरम ने सरकार से सवाल किया कि अगर किसी भी संपत्ति का मुद्रीकरण होता है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उसमें एकाधिकार का प्रयोग नहीं होगा और दोहरी नीति नहीं अपनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि बंदरगाहों, हवाई अड्डों, टेलीकॉम व पावर सेक्टर को एकाधिकार से दूर रखने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। नहरपाल का गांव बुढ़ाना का सरकारी स्कूल तालाब बन गया है और अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। जबकि स्थानीय पार्षद का कहना यह है कि बरसात के दिनों में ऐसा ही हो जाता है। दिखाई दे रहा नजारा नहरपाल के बुढ़ाना गाँव के सरकारी स्कूल का है। यहाँ के सरकारी स्कूल में पानी लबालब भरा हुआ है। विद्यार्थियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के कारण जलभराव की समस्या यहाँ पर ज्यादा बढ़ गई है। स्कूल की शिक्षिका जलभराव की समस्या से ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल आने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी माने तो स्थानीय और विभाग के अधिकारियों को इस मामले में कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। नगर निगम के वार्ड 28 के पार्षद नरेश नंबरदार की माने तो बरसात के दिनों में ऐसा ही होता है, लेकिन ये भी सही है कि जलभराव के कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी इस समस्या से स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों को निजात मिल जाएगा। दिए, लेकिन पार्षद जी बोलते कि सांसद जी काम नहीं होने देते और उसके बाद हमने जाके एमएलए को भी जाके इसकी शिकायत दी है रिटर्न में। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था कि जल्दी आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि समस्या सॉल्व हो। इसके रिगार्डिंग गांव का ये एक लगा हुआ है एमसीएफ में जो पानी निकासता है, उससे भी फ़ोन करके बोला जाता है, लेकिन वो भी इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो क्या ऐसी वजह है जो स्थानीय पार्षद और इसके विधायक जो इसकी अनदेखी कर रहे हैं, तो इस वजह से समस्या का निदान नहीं हो पा रहा? क्या वजह है ऐसी? सर, ये वजह सिर्फ यही है कि गांव के जो कुछ लोग पहले विधायक, हमारे पूर्व विधायक थे जो विपुल गोयल जी, उनसे मिले हुए थे, उनके संपर्क में ज़्यादा थे। और जैसा कि सांसद और विधायक का डिस्प्यूट चल रहा है, विधायक की टिकट भी काट दी गई थी पिछले उससे, उसी का ये कारण मुझे लगता है कि गांव पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल भी गांव में कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। लगातार नाले का गंदा पानी स्कूल के अंदर जमा है, बीमारी की जो आशंका है वो स्कूल के अंदर बनी हुई है, कहीं ना कहीं बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं इससे। तो क्या वजह है? जी सर, इस गांव के अंदर अभी आप देखोगे अगर रजिस्टर उठा के, तो काफ़ी बच्चे ऐसे जो बीमारी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, जिनको डेंगू और मलेरिया हुआ पड़ा है। और टीचरों ने भी इसके रिगार्डिंग कई बार पार्षद को बोला, लेकिन पार्षद सुन के राजी नहीं है। शिकायतें की बात कर रहे थे, शिकायतें आपने इस समस्या की दे रखी है, वो कहाँ तक आपने शिकायत? सर, इस समस्या की शिकायत सीएम विंडो पे दे रखी है, ट्वीट करके मैंने दी हुई है, विधायक को दी हुई है और पार्षद को दी हुई है। सांसद तक अभी नहीं पहुँचे हैं। कितना समय हो गया इस समस्या से जूझ? इस समस्या को तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने से रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन हम पार्षद को अपने को बोलते हैं और विधायक को। पार्षद जी और क्यों समस्या का निदान नहीं कर रहे? यहाँ के पार्षद जी नरेश नंबरदार जी है, जिन्होंने अभी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम नहरपाल ग्रेटर फरीदाबाद की सब डिविजनल बदरौला पर 66 केवी सब स्टेशन के प्रांगण में प्रधान सुनील कुमार की अध्यक्षता में कर्मचारियों के चुनाव कराए गए, जिसमें बतौर चुनाव अधिकारी के रूप में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन से केंद्रीय परिषद के नेता सतीश छाबड़ी की मौजूदगी में ये चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें बदरौला सब डिविजनल ने प्रधान कुलदीप सिंह डागर, लाइनमैन वरिष्ठ उप प्रधान नरेंद्र शर्मा, लाइनमैन उप प्रधान राम कुमार, सहायक लाइनमैन सचिव नेमदास, एलडीसी महासचिव गुजरात सिंह, सहायक लाइनमैन खजाची लक्ष्य सिंह, सहायक लाइनमैन सुभाष, सहायक लाइनमैन संगठनकर्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। लगभग 45 से 50 साथी जो आज एएचपीसी वर्कर यूनियन को छोड़ के एचएससीबी वर्कर यूनियन में आस्था जताई है और हमने यहाँ की बॉडी का चुनाव करवाया है संगठन सेक्रेटरी की मौजूदगी में। सभी यूनिटों के प्रधान सेक्रेटरी मेरे साथ हैं और एचएससीबी वर्कर यूनियन में इन लोगों ने आस्था जताई है। हमने पूरा विश्वास दिलाया कि इनके मान सम्मान में कहीं मैं आज निर्विरोध बिल्कुल आज लोगों ने अपनी सूझबूझ अच्छी सूझबूझ दिखा के बिना विरोध के ही अपने कुछ पदाधिकारी जो हमारे चुन के दिए हैं, उनमें प्रधान पद के लिए हमारे पास नाम आया था कुलदीप सिंह लाइनमैन का, सेक्रेटरी के लिए नेमदास का एलडीसी है, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए गजराज, उप प्रधान के लिए नरेंद्र शर्मा, कैशियर के लिए लक्ष्मण सिंह, सीनियर उप प्रधान के लिए राम कुमार एएलएम, ऑर्गेनाइजर फर्स्ट के लिए
हमारे पास सुभाष, सेकंड मनोज, थर्ड सुक्का सिंह, ये निर्विरोध जो हमारे साथी आए हैं, मैं इनको इस चुनाव प्रक्रिया में निर्विरोध चुनाव चुनने के उपलक्ष्य में मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद की लगभग 40 वर्ष पुरानी सेक्टर 7 हुड्डा मार्केट के दुकानदारों ने विधायक नरेंद्र गुप्ता के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने मार्केट का दौरा किया और दुकानदारों ने विधायक को समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर दुकानदारों ने सड़क, जलभराव, सीवरेज ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करके उन्हें अवगत कराया जाए। वहीं विधायक के आश्वासन से दुकानदार संतुष्ट नजर आए। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि दुकानदारों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी हैं, जिसे लेकर उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि उनका समाधान किया जाए। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यदि दुकानदार प्रशासन का सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर समस्याओं का जड़ से मूल समाधान हो जाएगा। पिछले हफ्ते और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी मार्केट में आएंगे और वो आज आए हैं। हम पिछले दो साल से कोरोना के समय की वजह से यहाँ मार्केट अब खुलने लगी हैं और जब खुलने लगी हैं तो समस्याएं वैसे की वैसी बनी हुई हैं। तो हम यही आश्वासन चाहेंगे कि विधायक जी से कि इन समस्याओं को जल्दी जल्दी दूर करें ताकि हमारे यहाँ ग्राहक सुचारू रूप से आ सके। अभी ग्राहकों को बरसात में आने की बड़ी समस्या होती है, वो नहीं आ पाते हैं, जिससे कि हमारे दुकानदार भाइयों को इनकम में, सोर्सिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। हम यही आश्वासन से बात करेंगे प्रतला विधानसभा की। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं प्रतला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा है कि प्रतला ग्रामीण क्षेत्र के गांव साहूपुरा खादर की बेटी शीतल भाटी ने खेलो हरियाणा में वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम के लिए विधानसभा में भी प्रश्न उठाएंगे और जो बेटी मेडल लेकर आई है उसके लिए कोच और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। विधायक नैनपाल रावत ने खेलो इंडिया में जीत कर आई 2 बेटियों को 51 हजार रुपए का नगद पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने गांव में 2 करोड़ रुपए की राशि विकास के लिए दान देने की घोषणा की है। विधायक राजेश नागर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और दोनों बेटियों को सम्मानित किया। दिखाई दे रहा नजारा गांव साहूपुरा खादर का है, जहां पर विधायक नैनपाल रावत ने 150 किलो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली शीतल भाटी को पगड़ी बांधकर उसका स्वागत किया। साथ ही 51,000 का नगद पुरस्कार भी दिया। यहां पहुंचने पर विधायक नैनपाल रावत का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बेटियां भी बेटों से किसी भी बात में कम नहीं है और ये सब बीजेपी सरकार की ही देन है कि आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम बनवाने के लिए वह विधानसभा में जरूर मांग उठाएंगे और मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि जल्द स्टेडियम की मंजूरी मिल जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए मदद मिल सके और बेटियां भी बेटों से किसी बात में कम न रह सके। वहीं खेलो इंडिया में वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली शीतल भाटी ने बताया कि उनको बहुत अच्छा लगा है। विधायक नैनपाल रावत ने उनको व उनके पिता को सम्मानित किया है। इंडिया में अपना गोल्ड मेडल लेकर के यहाँ पहुँची हैं और इनका कई दिनों से इस पूरा हमारा जो कैरे के गाँव है, समाज है, वो पूरे अच्छे तरीके से इनका स्वागत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही रूरल एरिया से बेटियां गई हैं और बगैर किसी कोच के, बगैर किसी तैयारी के ये बेटियां गई हैं। तो इसलिए आज मैं भी इनका स्वागत करने के लिए, इनका अभिनंदन करने के लिए आज इनके गांव पहुंचा हूं। चलिए बात करेंगे पलवल की। पलवल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पलवल जिले में 126 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने की रूपरेखा तय कर ली गई है। पहले चरण में 50 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा, बाकी 76 आंगनबाड़ी केंद्रों को दूसरे चरण में परिवर्तित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की महत्वाकांक्षी सोच के अनुरूप 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उच्च स्तर की स्कूल पूर्व शिक्षा देने के मकसद से ये पहल की गई है। प्रदेश के 4000 आंगनबाड़ी केंद्र प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड होंगे। पलवल जिले के 126 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने की योजना तैयार की गई है। जिले में 1108 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्ले स्कूलों को सुचारू रूप से चला सके। गांव टीकरी ब्राह्मण आंगनबाड़ी वर्कर मीना कुमारी ने बताया कि प्ले स्कूल के माध्यम से बच्चों का स्वर्णिम विकास करना है। बच्चों को, अभिभावकों को मोटिवेट करना है कि जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में दी जा रही हैं वो सभी सुविधाएं आंगनबाड़ी सेंटरों पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्ले स्कूल में आए, ऐसी उनकी कोशिश पूरे हरियाणा के
उनमें से हम उन कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं जिनका आंगनबाड़ी सेंटर स्कूल में चल रहे हैं या स्कूल की बिल्डिंग में ही अपना भवन बने हुए हैं जो हमारी सरकार द्वारा बनाए गए हैं, और साथ में उन वर्करों का ग्रेजुएट होना, जेबीटी, बीएड या एनटीटी का जो स्पेशल कोर्स होते हैं वो किए हुए होने चाहिए, जिनमें हमारे ज़िले में 67 आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं जिनको हम प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे बच्चों का क्या होगा कि जो हमारी आंगनबाड़ी थी उनमें जैसे सुधार करके हम प्राइवेट के लेवल तक लाने के लिए हम अपनी आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल के नाम से अब हो जाएगी, और उसमें हम वो सारी सुविधाएं बच्चों को देंगे जो बाहर प्राइवेट स्कूलों में है। जो गरीब परिवारों से है वो मतलब ज़्यादा पैसों में प्राइवेट स्कूल जो प्ले है उनमें नहीं भेज सकते, तो वो हमारे आंगनबाड़ी के जो प्ले स्कूल है उनमें भेजें, उन्हें वे सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो बात करेंगे पलवल की ही ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते करीब 200 करोड़ रुपए की अमृत जल योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों के अधर में लटकने से शहरवासियों का जीवन नर्क हो गया है। जगह जगह पर रास्तों को खोदकर उनमें सीवेज लाइन डालकर छोड़ दी गई है, जिसके चलते वहां से वाहन तो क्या लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। नगर परिषद की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत जल योजना अगस्त 2018 में शुरू की गई थी और इसका पूरा काम मार्च 2020 में पूरा हो जाना था, लेकिन वर्ष 2021 खत्म होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस योजना से आधे से ज्यादा काम अटके पड़े हैं। अब एक बार फिर से इस योजना के पूरे होने का समय है मार्च 2022 तक, जिसका हवाला दिया गया है कि कोरोना के चलते ये काम देरी से हो रहा है। इस योजना में पहले जो एजेंसी काम कर रही थी उस पर काम में देरी करने को लेकर विभाग की तरफ से 12 करोड़ 79 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की कार्यवाही भी की जा चुकी है। योजना के मुताबिक पेयजल सप्लाई व सीवरेज पर 197 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसमें पानी की 130 किलोमीटर लंबी तथा सीवरेज की 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है। जोधपुर व फिरोजपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हो चुका है, जबकि किटवाड़ी में बनाए जाने वाले ट्रीटमेंट प्लांट कागजी कार्यवाही में उलझ कर रह गए हैं। गांव कुशलीपुर है, यही सरकारी स्कूल साथ में। ये बताइए, ये जो रास्ते खुदे पड़े हैं क्या वजह है, किस तरह की दिक्कतें हैं? ये भैया करीबन 4 महीने पहले से कार्य हुआ था इसमें, इसका क्या नाम है, सीवर लाइन का और वाटर सप्लाई का, तो वो तो कुछ कर गए और काम अधूरा भी छोड़ गए। वो 4-5-6 महीने से काम चल रहा था उसमें, और वो तो चले गए। और कई बार थोड़ा तो पहले सीमेंटेड रोड अच्छे बने हुए थे पूरे ही गांव के, जब से वार्ड में आया उसके बाद इसमें सीवर का और उसका काम चला, गैस लाइन का। उसके बाद से ये जब से काम चले हैं तो ये खोद के घेर दिए हैं। बरसात में इनमें कोई काम नहीं किया। उसके बाद जब एक्सीडेंट की संभावना रहती है, स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है। और जहाँ तक कि आदमी इतना परेशान हो चुका है, विधायक से भी मिले हैं, मंत्री से भी मिले हैं, और क्या नाम प्रशासन में बात करी, वो कह रहे हैं काम चल रहा है। काम कुछ भी नहीं चल रहा। अभी 4 महीने से तो बिल्कुल खोद के डाल रखा है। और ये चलिए बात करेंगे सोना की। अगर आपको कोई बड़ा अधिकारी बनकर किसी सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दे रहा है तो आप होशियार हो जाओ, वरना आपको लाखों रुपए की चपत लग सकती है। सोना में इस तरह का गिरोह सक्रिय है जो बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर रहा है। ऐसे ही मामले में तो सोना पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को 5 दिन के रिमांड के बाद आज भोरसी जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से रिमांड के दौरान एक कार में 50,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। आरोपियों ने आईएएस अफसर बनकर 4 लोगों से करीब 42 लाख रुपए की ठगी की थी, जिस पर सोना थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया है। सामने पुलिस की गिरफ्त में खड़े दोनों आरोपी सात्विक किस्म के आरोपी हैं, जो कि एक बड़े गिरोह का सदस्य है। ये गिरोह झारखंड में फूड एंड सप्लाई विभाग में नौकरी लगाने के बहाने बेरोजगार लोगों को ठगने का काम करते हैं। गिरफ्तार आरोपी आलोक महाजन निवासी छत्तीसगढ़, दीपक सैनी निवासी रुड़की उत्तराखंड, इन दोनों ही आरोपियों ने गांव तौला के 4 बेरोजगारों को नौकरी लगाने का झांसा देकर 42 लाख रुपए की ठगी कर लिया। दोनों ही आरोपियों ने निकेश नाम के युवक को आईएएस अफसर बनाकर इन लोगों के साथ ठगी की है। क्या मामला था पूरा? दोला गांव से हमें शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी मुलाकात कोई अमित नाम का पीएन है कोई दिल्ली में, उससे हुई थी, जिसने उनको बताया कि मेरे संपर्क में कोई आईएएस है, अपने आप को आईएएस बताता है वो, और वो लोगों को नौकरियां दिलवाता है, सरकारी नौकरियां पैसों। किस विभाग में सर? FCI। जिस संबंध में शिकायतकर्ता ने अपने परिवार के और रिलेशन के
4 बच्चों के नाम पे टोटल उसको लगभग 40 लाख रुपए दिए, जिसमें से 10 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। 2 मुलजिमों को इसमें हमने जो बाई नेम थे अरेस्ट कर लिया, जो कि पुलिस रिमांड में इन्वेस्टिगेशन। कौन कौन है सर ये और कहाँ के रहने वाले हैं? एक आलोक महाजन जो कलकत्ता का रहने वाले हैं और एट प्रेजेंट उसका एड्रेस झारखंड का। दूसरा दीपक सैनी है, दीपक सैनी उत्तराखंड का है। सर कितने दिन का रिमांड लिया और इससे क्या क्या रिमांड के दौरान इससे बरामद ये किया? कोर्ट से 5 दिन की पुलिस रिमांड में इन्वेस्टिगेशन की। क्या क्या बरामद किया जाएगा सर जो रिमांड लिया गया? अब ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो बरामद की संबंध हम आपको बात। तो सर इसमें कुछ और भी निकली है बात ये जिन्होंने कहीं और भी इनकी FIR दर्ज हो कुछ? इस संबंध में इनका